हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज एक और टर्म पढ़ते हैं नया, दैट इज़ एसेलरेशन। एसेलरेशन अब क्या होता है? एसेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वहाँ पे क्या होगा? एसेलरेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा? देखो समझिए इसको, जैसे आप बाइक में देखते हैं एक्सेलरेटर लगा होता है। एक्सेलरेटर क्या करता है? ट्विस्ट करते हो, घुमाते हो उसको, तो क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ा देता है। भाई वेलोसिटी मान लीजिए बाइक 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब वेलोसिटी उसकी पहुंच गई 70 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 30 से 70 पहुंच गई ना। तो जो 30-70 पहुंची वो जितने टाइम में पहुंची और टाइम में पहुंचा तो वेलोसिटी में चेंज आया, तो वहाँ पे क्या हुआ? एसेलरेशन हुआ। लेकिन एसेलरेशन को डिफाइन किया गया चेंज वेलोसिटी में जो आएगा पर सेकेंड में, दैट इज़ नोन एज एसेलरेशन, या उसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिफाइन इस तरीके से किया गया है। तो कह सकते हैं इसकी अगर हम लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिख सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसेलरेशन। पर यूनिट टाइम में जितना चेंज आएगा वेलोसिटी में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ इस चीज़ को तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 सेकेंड्स में, जो मैंने अभी एग्जांपल बोला था कि बोला 30-70 पहुँच गई, तो 70 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुँच गई कहाँ? 30 से। तो चेंज के लिए माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे? फाइनल से इनिशियल, और फाइनल से कितनी? 70 थी आपकी, और इनिशियल कितनी थी? 30 थी, पहुँच गई वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर लिखूँ मैं चेंज, तो 2 सेकेंड्स में चेंज कितना आया? 70 माइनस 30, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज आएगा? दैट इज़ 40/22, तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो यही जो क्वांटिटी आई, यही क्या कहलाएगी? एसेलरेशन। जितना 1 सेकेंड में आएगा, जितना 1 सेकेंड में चेंज आएगा वेलोसिटी का, दैट इज़ नोन एज एसेलरेशन। तो इसको हमने तो अभी एक नंबर्स के हेल्प से, वैल्यूज़ की हेल्प से समझाया। आपको ये पता है कि हमने इसको क्या टाइम है, ये आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी, तो v लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के लिए u सिंबल यूज़ करते हैं, बता चुका हूँ पहले ही आप लोगों को। तो यहाँ पे पर सेकेंड में कितना चेंज आएगा, तो इसको अगर मैं इसकी रिलेशन लिखूँ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो क्या लिखूँगा? देखिए, तो लिखूँगा मैं एसेलरेशन क्या होगा? इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जितने टाइम में हुआ। ठीक, क्योंकि टाइम डिवाइड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें 1 सेकेंड में निकालना है। भाई t सेकेंड्स में इतना चेंज आया, तो 1 सेकेंड में कितना? डिवाइड बाई t। तो इसको हम अगर और थोड़ा सा लिखें, एसेलरेशन के लिए सिंबल बेटा यूज़ किया जाता है a आपका। वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल के लिए सिंबल v, इनिशियल के लिए u अपॉन t। तो ये आपकी रिलेशन बन गई एसेलरेशन के लिए। ठीक, v माइनस यू बाई टी, a इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ठीक, अब देखिए SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ एसेलरेशन। तो SI यूनिट को लिखना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, आप SI यूनिट लिखना चाहो तो वेलोसिटी में चेंज, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी SI यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने कहा फॉर्मूले से बना लिया करो। और टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये SI यूनिट हो गई। एक बात और ध्यान रखनी है, एसेलरेशन भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। एसेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। वेक्टर से स्केलर, टाइम क्या है? स्केलर है। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या आता है? वेक्टर आता है। और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इस एसेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन आपको सिंपली समझना है जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। और यहाँ इस चैप्टर में या 9th क्लास के लेवल पे आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन में मोशन जो आपका होगा, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो वेलोसिटी जिस तरफ आपको लग रही बढ़ रही है उसी तरफ एसेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। इतना आपको समझ लेना है अभी के तौर पे। अगर आप मोशन ना प्लेन होता तो वहाँ पे थोड़ा सा कर्व पाथ हो सकता था, कैसा भी हो सकता, उसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो हमको भी ज़रूरत नहीं पढ़ने की। सिर्फ आपको ध्यान रखना है
कि चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी से बढ़ती लग रही हो जिस डायरेक्शन में आपको वन डायमेंशन मोशन में, जिस तरफ कम होती दिख रही उस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों आ सकते हैं। भैया आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। तो देखते हैं किन किन कंडीशंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर पूछा जाए ज़ीरो एक्सेलरेशन तो सबको पता है कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही ना आए। भाई v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो तो ज़ीरो डिफरेंस आएगा। तो लिख सकते हैं व्हेन देयर इज़ अ नो चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ पे कोई चेंज ना हो वेलोसिटी में, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब एक्सेलरेशन आपका क्या कह सकते हो, पॉजिटिव कब होगा फिर, जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, यही तो होगा। कब होगा, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन वेलोसिटी। और आप कह सकते हो नेगेटिव कब होगा फिर इसका मतलब, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा कब, देखिए तो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो तब क्या होगा भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको कि कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव। तो आप तो समझ चेंज ना हो वेलोसिटी में, से मतलब ऑब्जेक्ट कोई एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, आप दौड़ रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं रोड पे और लगातार 30 मीटर पर सेकंड से ही लगातार चल रहे हैं 10 मिनट से, तो 10 मिनट में क्या एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज़ीरो। 30 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहे हैं तो वेलोसिटी वही रही। इंक्रीज़ कब, वही एग्जांपल दे चुका, 30 मीटर पर सेकंड थी, मान लीजिए कितनी पहुंच गई, 70 पहुंच गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब, डिक्रीज, 70 था और वेलोसिटी फिर क्या कर दी आपने, कम कर दी। कैसे कम करी, जैसे आप बाइक चल रही है और आपने एकदम से देखा वेलोसिटी बढ़ा रहे थे एक्सेलरेशन कर रहे थे, 30-70 पहुंचा दी, लेकिन देखा सामने कोई चीज़ आ गई तो आपने क्या किया, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, वहाँ पे फोर्स लगेगा ब्रेक के कारण। फोर्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे, चैप्टर 2 में, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पे रिटार्ड होगा, वेलोसिटी वहाँ पे कम होगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक चीज़ और भी बोला जाता है, उसका टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, दैट इज़ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ठीक बात समझ, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अब एक्सेलरेशन भी जो होता है वो आपको यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन समझ चुके हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ चुके हैं, ठीक। ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, सीधे पाथ पे हो रहा हो। क्योंकि देखिए आपको ध्यान रखना है कि मोशन अगर कर्व पाथ पे हुआ तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा, और वहाँ पे एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज भी हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज, क्योंकि हर पॉइंट पे हम डायरेक्शन देखेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन अलग अलग निकलेगा, वो होता है, ठीक। कर्व पाथ पे डायरेक्शन निकालें तो टेंजेंट बनेगा, हमने कहा था पहले भी। लेकिन आपको सिर्फ वन डायमेंशन मोशन पढ़ना है स्ट्रेट पाथ में, तो स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग क्या है, जब सिर्फ चेंज में डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है, स्ट्रेट पाथ में एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो वहाँ पे जहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आ रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इन a straight line and
its velocity change by equal amount in equal interval of time। ठीक, जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये कहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं इसका कोई, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर बॉडी कोई एक बॉल को या कोई ऑब्जेक्ट को या बॉडी को भी अगर हम फ्री फॉल कराएं, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग पे ले जाएं और वहाँ से ड्रॉप कर दे, छोड़ दे चुपचाप, तो जो ग्रेविटी इन्फ्लुएंस में अपने आप गिरेगा, ग्रेविटी तो जानते हो ग्रेविटी खींचती चीज़ों को, तो वहाँ लगातार खींचेगी तो उसका वेलोसिटी लगातार एक ही अमाउंट से बढ़ती रहेगी, तो वहाँ पे क्या कहलाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो। तो एग्जांपल देना चाहें दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, या हम लिख सकते हैं कि आप जैसे झूला नहीं होता है तो उससे इंक्लाइंड प्लेन हो, तिरछा प्लेन हो, उससे अब उधर फिसलते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है और एक ही रेट से बढ़ती है, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, ठीक है, धक्का लगता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो या अनइक्वल चेंज आ रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो अनइक्वल चेंज आ रहा हो और आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये भी, तो यहाँ के लिख देंगे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes by unequal amount in equal interval of time। ठीक, जहाँ पर अनइक्वल, जैसे कि अब आप क्राउडेड सिटी पे कहीं चल रहे हैं, क्राउडेड सिटी है, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं और भीड़ भाड़ है, अब वहाँ आपने देखा रास्ता खाली, वेलोसिटी बढ़ाई तो एक्सेलरेशन किया, फिर कम किया वेलोसिटी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ाया, फिर हल्की हल्की बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी हर बार बढ़ तो रही है या कम तो हो रही, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन हर बार अलग अलग हो रहा है, वेलोसिटी कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अनइक्वल हो जाता है। तो अनइक्वल हम लोग कह सकते हो अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी टाइम इंटरवल में, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल क्या दे सकता हूँ, देखिए वो जो मैंने बोला क्राउड सिटी वाला, तो लिख देते हैं, एन कार ड्राइवर ऑन अ कार ड्राइवर एन कार ड्राइवर ऑन अ क्राउडेड and car driver on a crowded city, crowded city में हो, रोड पे, सिटी रोड पे चल रहा हो, with frequent application of brakes, बात समझना मैंने क्या लिखा, मैं लिखा कि कार ड्राइवर जो क्राउडेड सिटी रोड पे है, विथ फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, वो बार बार फ्रीक्वेंट में, बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत जल्दी बार बार ब्रेक्स लगा रहा है, तो वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा होगा, कम ज़्यादा बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल आ रहा होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सब जो टर्म्स को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, डिस्प्लेस, डिस्टेंस और टाइम और आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक, ये सब टर्मिनोलॉजी बनी, इनको सबको रिलेट करके हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाई गई, इनको कहा गया 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो समझते हैं क्या है, तो 3 इक्वेशंस बनाई गई, इक्वेशंस कह सकते हो, रिलेशन बनाए गए, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई गई। ठीक, 3 इक्वेशन बना दी गई, किसकी? मोशन की बना दी गई। इन सब टर्म्स जो है कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके रिलेट करके आपस में, तो रिलेशन क्या बनाई गई? 3 रिलेशन बनाई गई, सबको एक नाम दिया गया। पहले को कहा गया आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या इसको हम लोग कहते हैं सिंपली क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इन सिंबल्स सारे हम लोग को पहचानते हैं। पहले v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। तो ये रिलेशन ये बनी, इनको भी प्रूफ करेंगे। 2 मेथड होंगे हमारे, ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल। लेकिन अभी जान लेते हैं कौन कौन सी 3 इक्वेशंस हैं। दूसरी इक्वेशन जो है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोला जाता है। ठीक, इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। मोशन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन इनका प्रूफ करेंगे। s फॉर डिस्प्लेसमेंट, u फॉर फिर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन। सारे टर्म्स पहचान गए होंगे। ठीक, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्या होती है? दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको याद रखनी, और यही ऑर्डर रहता है। फर्स्ट को v इक्वल्स यू प्लस ए टी इक्वेशन होती है, सेकेंड आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सब का प्रूफ भी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों इक्वेशंस अप्लीकेबल कब है? नोट ध्यान रखिएगा, नोट में लिखे दे रहा हूँ एक। These 3 equations of motion is applicable when an object is moving with constant एक्सेलरेशन। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जहाँ पे कांस्टेंट, सब में ए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, तो वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ पे ही इक्वेशंस अवेलेबल हैं, अप्लीकेबल वहीं पे ही सारी इक्वेशंस क्या हैं? अप्लीकेबल हैं। आपका एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो तभी अप्लीकेबल है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अप्लीकेबल नहीं है। अगर उसके लिए तरीका दूसरे होते हैं वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा हो वहीं पे एप्लीकेबल है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि वेलोसिटी, पहली इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों कहा जाता है, दूसरी को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्यों कहा जाता है, तीसरे को डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन क्यों कहा जाता है। रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत है आपको, सिंपल सी बात पहचान जाओगे। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट देख लो। इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होगी जिस चीज़ से चला होगा, हमने कहा था ये इक्वेशंस जो हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वैलिड है। तो u और a तो कांस्टेंट हुआ, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे। तो वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन बता रहा है। दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें भी u कांस्टेंट, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ऐसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होती है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। तो इन सारी इक्वेशंस के डिराइवेशंस हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं, वो भी लगाएंगे। तब तक इतना रिवाइज करिए। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो डायरेक्टली आप मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।